मेरा साफ साफ कहने का मतलब है आप सभी वही क्वेश्चन पढ़ा करो जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मान लो आप अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, ठीक है, मेरा मतलब है आप अपने बॉडी को ठीक रखने के लिए क्या खाना खाओगे। आप सभी को मालूम है अच्छा खाना जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो, जिनसे हम सभी कभी आगे चल के बीमार ना पड़े। ठीक उसी तरह मेरे भाई आप सभी वही क्वेश्चन पढ़ा करो जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो बिहार बोर्ड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। और हाँ, जिनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। मैं आप सभी को आज की क्लास में ये बताऊंगा कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादातर वीवीआई क्वेश्चन कौन सा है। और ये आप सभी देख लो पहले, ये जितना भी क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो वीडियो को भगा भगा के मत देखना, ये तो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक स्थान पर बैठ जाना है और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना है। एक ही बार में आप सभी को सभी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। अगर आप सभी पॉलिटिकल साइंस में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हो, यहाँ देखो एग्जाम्पल तौर पे, अगर आप सभी पॉलिटिकल साइंस में 90% से प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। मैं आप सभी को आज की क्लास में क्या क्या बताऊंगा आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आप सभी को सबसे पहले 40 क्वेश्चन देखते हैं हम सभी कितना क्वेश्चन कवर कर पाते हैं, ठीक है। वैसे तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है, इस क्लास में 50 क्वेश्चन का पीडीएफ है मेरे पास। मैं आप सभी को 40 क्वेश्चन ही दिखाऊंगा, ठीक है। देखते हैं टाइम के अनुसार हम सभी, मेरा चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप सभी को ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और 90% मार्क्स आप कैसे ला सकते हो पॉलिटिकल साइंस में, इनका प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा, है ना। चलिए, अगर आप सभी सहमत हो अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। कहाँ गया, यहाँ देखो, बस आपको ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। जिनको पानी वानी पीना है पी लो, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बस आपको ध्यान से देखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना है, बस याद होते जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीका से पढ़ाई करके, ये तो मैंने आप सभी को बता दिया कि मैं आपको 90% मार्क्स कैसे लाया जा सकता है ये बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज़्यादातर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़े जिनसे हम सभी का 90% मार्क्स आ जाए। इनका प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेरे भाई 1885 में, ठीक है। ध्यान से देखना, 1885 में कब मालूम है, 28 दिसंबर को। यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1885 में। ज़्यादातर यही पूछता है 1885 में, 28 दिसंबर कम पूछता है, मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1885 में हुई थी, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस आपको ध्यान से देखते जाना है और ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँ, लाइव आके पढ़ाऊँ, जो बच्चे 2028 में एग्जाम देंगे मैं उनको लाइव आके पढ़ाऊँ, तो मेरे भाई आप सभी का मेरे को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप सभी वीडियो को पूरा देखा करो, आप सभी वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, ठीक है। आप सभी को लगता है कि ये एक छोटा सा चैनल है, रुचि बिहार क्लासेस एक छोटा सा चैनल है, इस पर क्या पढ़ाते होंगे, ठीक है। ये आप सभी भूल के भी गलती मत करना, ठीक है। अगर आप सभी ऑफलाइन कोचिंग अगर मेरे से करोगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि हम कैसे हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन का मैसेज कैसा होता है आपको मालूम है, ठीक है। ऑफलाइन में तो हम सभी आमने सामने रहकर बातचीत कर सकते हैं, ऑफलाइन में आप सभी क्या कमेंट करोगे, कितना रिप्लाई करूंगा मैं, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब देखिएगा 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो आम चुनाव हुआ था प्रथम, वो कब हुआ था बताइए। अगर आपको जानकारी है तो बताइए, कमेंट किया करिए, ठीक है। देखो 2 का सही आंसर है 1952 में, ठीक है। 1951 से लेकर के 1952 के बीच में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी क्वेश्चन का 100% मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखो मैं आपके कान में बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सभी क्वेश्चन को भगा भगा के देखोगे, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को भगा भगा के मत देखना, है ना।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कोई नहीं बताएगा। लगभग 10-12 साल से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनमें से जो VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VP गिरी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बताइए अगर आपको जानकारी है तो। अगर आपको मालूम है तो कमेंट किया करो यार। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर डी राइट आंसर है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए 4 नंबर में, योजना आयोग को भंग कर वर्ष 2015 में कौन सा आयोग बनाया गया? आप सभी को मालूम है भारत के जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, आप सभी को मालूम है उन्होंने योजना आयोग को हटा करके उनका नाम नीति आयोग रख दिया था 2015 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। योजना आयोग को भंग कर वर्ष 2015 में कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में, गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध जो नारा है वो किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? बताइए। 5 का सही आंसर है मेरे भाई 1971 के लोक चुनाव में। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर बी राइट आंसर है। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो 1971 के चुनाव में दिया गया था। मैं आप सभी को एक HW होमवर्क देता हूँ, आप सभी कमेंट करके बताना कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे को मालूम है गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किसने दिया था। चलिए कमेंट कर देना आप सभी। 6 नंबर में देखते हैं, मैं आप सभी को वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, खैर कोई बात नहीं। चिपको आंदोलन के मुख्य प्रेरणेता कौन माने जाते हैं? चिपको आंदोलन के मुख्य प्रेरणेता किन्हें माने जाते हैं? सिंपल सा है मेरे भाई और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। चिपको आंदोलन के मुख्य प्रेरणेता कौन माने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर में, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर आपको मालूम है तो क्या करना है, बस कमेंट करना है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी 1953 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में, सोवियत संघ का औपचारिक विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का औपचारिक विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 8 का सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी 1991 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। सोवियत संघ का औपचारिक विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में। ठीक है, 9 नंबर में देखते हैं, दक्षिण यानी कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो वीडियो को लाइक कर देना, अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आपको सच में 90% मार्क्स चाहिए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप सभी को अब बताता हूँ कैसे आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 90% मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हो और किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा जाए जिनसे हम सभी का 90% मार्क्स आ सकता है। ठीक है, आप सभी को मालूम है 2027 में आप सभी एग्जाम दोगे। ठीक है, आप सभी को मालूम है और आप सभी को ये भी मालूम है पॉलिटिकल साइंस में 90% मार्क्स लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पानी पीने दो मेरे को। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास में हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना है तो बस आप सभी कमेंट कर देना कि सर 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर भी वीडियो बनाइए, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उन पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं कुछ सोचूंगा। अगर लगभग 5 विद्यार्थी भी मिलकर कमेंट कर दिए तो मैं 100% वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आप सभी कमेंट नहीं करोगे तो मैं क्या वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, किसी तरह का सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं क्या वीडियो बनाऊंगा, बताओ आप सभी कमेंट कर देना। ठीक है, और मैं आप सभी को अभी ये बताता हूँ कि कैसे आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है, देखो बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस का जितना भी क्लास लेके आऊँगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, मैं जितना भी क्लास लेके आऊँगा पॉलिटिकल साइंस का, अगर आप सभी यानी कि जितने भी बच्चे सभी क्लास में बताए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो 90% को काट दो, 95% भी वो बच्चे हासिल कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉपी में कैसे लिखा जाता है और वो मार्कशीट को अच्छे से कैसे रंगा जाए जिनसे हम सभी का मार्क्स नहीं कटे, कौन सा कलम लेके जाए, इन पर भी वीडियो बनाइए, तो बस कमेंट किया करो यार। कमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक वीडियो बनेगा। ठीक है, चलिए आप सभी समझदार हैं। क्वेश्चन है
दक्षेस यानी कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ठीक है, तो देखो 9 का सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, ढाका में। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ढाका में हुआ था। ठीक है। 10 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी, यानी कि कब हुई थी? ऐसे मानो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है हाँ 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, ए का सही आंसर क्या होगा? हाँ सॉरी, ए का नहीं, 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। सोवियत राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, एक सेकेंड मेरे को थोड़ा सा सेटिंग करने दो। लाइट चले गया मेरे भाई, लाइट गायब हो गया। लाइट, हम सभी बिहार के हैं, कब लाइट जाएगा किसी को नहीं मालूम है ना। चलिए लाइक कर देना जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो। एक सेकेंड आपसे भी होल्ड करना, मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ गया भाई? मिल भी नहीं रहा है। चलिए, क्वेश्चन क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो आपको याद रखना है 73वां संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन के माध्यम से। ठीक है, 12 नंबर में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? देखो यहाँ पर दो तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, है ना। आप सभी पढ़े होंगे शायद। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था, और पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच, और कब हुआ था ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो 1954 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है 12 का। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? 13 का सही आंसर है 1952 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। चलिए 14 नंबर में सूचना का अधिकार, जिसे हम सभी RTI के नाम से जानते हैं। ठीक है, RTI याद रखेगा। सूचना का अधिकार कानून संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून पूर्ण यानी कि पूरे भारत में कब लागू हुआ, बताइए। 14 का सही आंसर जी हाँ 2005 में, याद रखिएगा। ठीक है, सही है आप सभी का। सूचना का अधिकार पूरे भारत में, सूचना का अधिकार कानून जो है वो भारत में कब लागू हुआ था? पूरे भारत में 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, 15 नंबर में मैकमोहन डेका भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकमोहन डेका भारत के कौन से राज्य में है? बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती मैं नहीं करना दूंगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा सही आंसर। मैकमोहन डेका भारत के कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा करने वाले उपराष्ट्रपति नहीं सॉरी राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? उनका क्या नाम था? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 16 का सही आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा सही आंसर। ध्यान से देख लो मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पहली बार किस वर्ष बनी? जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पहली बार किस वर्ष बनी थी? 1975 में, 1977 में, 1980 में, या फिर 1989 में? बताइए। 17 का सही आंसर जी हाँ 1977 में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पहली बार किस वर्ष बनी थी? 1977 में, यानी कि 1977 में। 18 नंबर में यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। जैसे मान लो हम सभी भारत में रह करके अपने जो पैसा है टका पैसा बोलते हैं ठेठी भाषा में, ठीक उसी तरह यूरोपीय लोग जो है वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के जो लोग रहते हैं, यूरोप में जो लोग रहते हैं, वो अपने पैसा को क्या बोलते हैं? यूरो। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। 19 नंबर में शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए। 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1972 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1972 में किए गए थे। 20 नंबर में भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? वेरी डेंजरस क्वेश्चन है मेरे भाई। भारत में किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल क्यों लगाया जाता है? जब भारत देश में यानी कि हमारे देश में जब किसी तरह का संकट आती है, मुसीबत आती है, जब कोई देश हमला करता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार के किस प्रसिद्ध नेता ने दिया था? ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा हम सभी की हिंदी में भी है, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। कहां पर दिया था, कब दिया था, बताइए आप सभी कमेंट करके। 22 नंबर में देखते हैं, सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 5। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखो, अस्थायी सदस्य देशों के नाम कौन कौन से हैं? अमेरिका, जिसे हम सभी यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं। ब्रिटेन को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फ्रांस को फ्रांस बोलते हैं। रूस को रसिया बोलते हैं। पहले ये सोवियत संघ के पास यह सीट थी। ठीक है, अब उसके बाद हो गया 5वां चीन। याद रखिएगा, संयुक्त सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो 5 हैं। कौन कौन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 23 नंबर में देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था? परमाणु अप्रसार संधि पर हमारे प्यारे भारत देश ने हस्ताक्षर यानी कि साइन करने से मना किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा। ठीक है, 23 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे तो पाकिस्तान भी साइन करने से मना किया था। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर पूछे बिहार बोर्ड इनमें सही आंसर क्या मानता है मालूम है? भारत को ही मानता है। ठीक है, अगर मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। याद रखिएगा आपसे भी, पाकिस्तान ने भी साइन करने से मना किया था। उत्तरी कोरिया भी लगभग 2003 के आसपास शायद इनको रिजाइन दे दिया था। ठीक है, आपको सीधा सा बात है, आपको आंसर सही आंसर याद रखना है भारत। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर करने से मना किया था? भारत ने मना किया था। ठीक है, चलिए समझदार है हमसे भी। ताशकंद समझौते किस वर्ष हुआ था? बताइए बताइए बताइए, ताशकंद समझौते किस वर्ष हुए थे? 24 का सही आंसर जी 1966 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? 1966 में, 1966। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सुभाष चंद्र बोस में टिक मारते हैं, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो में इस क्वेश्चन का सही आंसर को जिक्र किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य संबंध किससे है? और हाँ, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, जितने भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस का इनसे पहले वाले क्लास को नहीं किए हो, इनसे पहले भी लगभग 4-5 क्लास आ चुका है बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th वालों का। मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी जाकर के जरूर देखना। प्ले लिस्ट में जाना, जितने भी प्ले लिस्ट में हैं वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के, बस आपको सभी वीडियो को ध्यान से देख लेना है। अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए तो, नहीं तो आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मेरा काम है आपको समझाना। कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक, जैसे मान लो संजय सर हैं, प्रिंस सर हैं, तनु क्लासेस में उसका क्या नाम है, अमन सर है कि मालूम नहीं है मेरे को। ठीक है, सब अच्छे अच्छे सर हैं। कोई भी टीचर आपको क्या करेंगे, समझाएंगे, सही रास्ते पे लेके जाएंगे। ठीक है, बस जाना तो आपको खुद पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, आपके बदले हम नहीं जा सकते, ना कोई टीचर जा सकता है। ठीक है, आपको खुद जाना पड़ेगा, ना ही आपके माँ बाप जा सकते हैं, आपको खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी आपको सलाह दे सकता है, आपको चलना खुद पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पर आप सभी को क्यूज देरी देखने के लिए मिलेगा। आप सभी कमेंट भी करते रहना कि सर क्यूज नहीं आया है, आप सभी चढ़ाइए। ठीक है, और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी जाकर के फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप सभी को लगभग बहुत कुछ देखने के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है 26 का सही आंसर मानवाधिकार की रक्षाओं से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा सही आंसर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? मानवाधिकारों की रक्षा से। ठीक है, 27 नंबर में, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या जो है 1984 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। भाई गर्मी है, प्यास ज्यादा लगता है। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1984 में हुई थी, है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो 28 का सही आंसर है बेलग्रेड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा सही आंसर। 29 नंबर में, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रसिद्ध, क्या लिखा हुआ है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट भी कर देना। 29 का सही आंसर क्या होगा?
बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं करना है, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। पानी पीने दो मेरे को, गर्मी है ना इसलिए प्यास लगता है। लाइक कर दो तब तक, आप सभी जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हो। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रसिद्ध नेता ने दिया था, बताइए। बताइए, अगर आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध। चलिए, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए होगा सही आंसर, ठीक है। 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 30 नंबर में, नाटो, एम क्या लिखा हुआ है, NATO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। नाटो को हम सभी इंग्लिश में बोलते हैं, NATO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 30 का सही आंसर आपको याद रखना है मेरे भाई, क्या 1949 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा सही आंसर, आप सभी को याद रखना है। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1949 में की गई थी, ठीक है। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद हो गया, 1949 में। कब मालूम है? 4 अप्रैल को, ठीक है, याद रखिएगा, 4 अप्रैल को। चलिए, अगला क्वेश्चन 31 नंबर में, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बनेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है। और कारगिल युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, वो आपको बताना है। बताइए, 31 का सही आंसर 1999 में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, है ना, याद रखिएगा आप सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी फिलहाल के लिए। 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, जरा आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। मैं आप सभी को यहाँ पर एक बात बताना भूल गया था, 3 मई को, ठीक है, 3 मई होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो है ना, 3 मई 1999 में हुआ था, ठीक है। 32 नंबर में, गोवा भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? गोवा भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था, मालूम है? 32 का सही आंसर होगा मेरे भाई 1987 में, ठीक है, 1987 में। कब? 30 मई को, याद रखिएगा। 33 नंबर में, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए, ऑप्शन को देखो और बताइए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 33 का सही आंसर क्या हो सकता है? जी, 1944 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में, ठीक है। चलिए, 34 नंबर में, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 34 का सही आंसर है 1962 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए, 35, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग में, कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग तीनों में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा सही आंसर। 36 नंबर में, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को देश में लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को हमारे भारत देश में लागू किया था, बताइए। 36 का सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, वीपी सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। 37 नंबर में, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? यानी कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ऐसे भी आपसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। 37 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा के पूछा गया है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मालूम है तो बता देना। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलिए, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, राबड़ी देवी होगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। 38 नंबर में, श्वेत क्रांति का मुख्य संबंध भारत में किस उत्पादन से है? तो दूध उत्पादन से, ठीक है। दूध कहाँ क्या, यहाँ देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा सही आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का मुख्य संबंध भारत में किस उत्पादन से है? तो आप सभी को याद हो गया, दूध उत्पादन से, ठीक है, जिसे हम सभी डेयरी भी बोलते हैं। अब देखो, ब्रिक ब्रिक, ठीक है, BRICS, ब्रिक्स,
संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ब्रिक्स संगठन में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा निम्नलिखित, यहाँ देखो और बताओ कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, चीन, रूस, कनाडा। तो 49 नहीं, सॉरी 39 होगा, ठीक है। 39 का सही आंसर है कनाडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। 40 नंबर में और आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्यकाल क्या था? कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्यकाल क्या था? जी सही है, 1956 से लेकर के 1961 के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखो आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप सभी को ये सभी क्वेश्चन तब दिखाऊंगा जब आप सभी मेरे को कमेंट करके पूछोगे, ठीक है, कि सर आगे वाले क्वेश्चन कब दिखाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको सच में पॉलिटिकल साइंस में बेहतर से बेहतर अंक लाना है 2027 के बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस मार्क्स लाना है, तो मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में 90% मार्क्स ला सकते हो। अगर आप सभी सहमत हो तो आप सभी अपने प्यारे हाथों से अपना नाम कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, कतई भूलना, ठीक है, मत भूलना मेरे भाई, ठीक है। और अगर आप सभी सहमत हो तो आपको क्या करना है, अपना नाम कमेंट करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी मेरे को ये बताओ कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अच्छी लगी तो आपको क्या क्या करना है ये तो आपको मालूम है, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। अगर आप सभी को कहीं पर भी कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।